नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आपने अक्सर मिसाइल, लड़ाकू विमान, ड्रोन, स्मार्ट बॉम्ब जैसे हथियारों के परीक्षण के बारे में सुना होगा, लेकिन आज आपको भारत की एक सड़क के सफल परीक्षण और उसकी हथियार जैसी मारक शक्ति के बारे में बताएंगे। आज पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित कर दिया। ऐसे लोकार्पण को अक्सर एक रूटीन घटना मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक्सप्रेसवे बनता है तो सोच का दायरा इतना ही होता है कि अच्छी सड़क बन गई और सफर के घंटे कुछ कम हो जाएंगे। लेकिन आज जिस सड़क पर देश का फोकस है, उसे सिर्फ दूरियों को कम समय में तय करने का जरिया नहीं समझना चाहिए। इस एक्सप्रेसवे का सेना के लिए बड़ा महत्व है। इस पर जो हाईवे स्ट्रिप है, वहां लड़ाकू विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग की तस्वीरें भारत के दूर पड़ोसियों को बहुत चुभ रही होंगी। 341 किलोमीटर लंबी इस सड़क में करीब 3.5 किलोमीटर लंबा एक ऐसा हिस्सा है जो भारत के लिए एक तरह का रक्षा सूत्र है। यह सड़क किस तरह भारत का एक बड़ा और कारगर हथियार बन गई और युद्ध की स्थिति में यही एक्सप्रेसवे दुश्मन से भारत की रक्षा कैसे करेगा, इसका गहरा विश्लेषण खबरदार में करेंगे। इसके साथ ही यह भी बताएंगे कि क्या यूपी चुनाव में वोट भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए हाई स्पीड से आएंगे। आखिर इसे वोटों वाला एक्सप्रेसवे क्यों कहा जा रहा है? आज अपने पड़ोसी पाकिस्तान में हो रही राजनीतिक रस्साकशी की खबर लेना भी जरूरी है। पाकिस्तान से आजकल जो सिग्नल आ रहे हैं वो इमरान खान के लिए बहुत बुरे साबित हो सकते हैं। सवाल यह है कि क्या इमरान खान की कुर्सी अब चंद दिनों की मेहमान है? आईएसआई चीफ की नियुक्ति पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा और इमरान खान के बीच जो टकराव हुआ, क्या उसकी वजह से इमरान की कुर्सी खतरे में आ गई है? पाकिस्तानी मीडिया में ऐसे सवाल ट्रेंड कर रहे हैं। आज इमरान खान की जाती हुई कुर्सी और नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के संकेतों को डिकोड करेंगे। और आपको श्रीनगर में हैदरपुरा के उस घर में भी हम लिए चलेंगे जहां सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के बाद आतंक का एक बड़ा अड्डा मिला। उस घर से बाकायदा आतंकियों का कॉल सेंटर चल रहा था। सुरक्षा बलों से बचने के लिए वीओआईपी कॉल की जाती थी और आतंक फैलाने के प्लान बनाए जाते थे। इस आतंक फ्रेंडली वर्कशॉप के बारे में आज देश को पता होना चाहिए। आज भारत ने 341 किलोमीटर लंबे हाईवे पर दुश्मन की हवाइयां उड़ाने वाला एयर शो किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और इस उद्घाटन के बाद करीब 45 मिनट का एक एयर शो हुआ। इस एयर शो में भारतीय सेना के वायुवीरों ने अपनी धाकड़ फाइटर जेट्स एक्सप्रेसवे पर उतारे। पहले तो प्रधानमंत्री मोदी खुद वायुसेना के महाबली C-130J सुपर हर्क्यूलिस से पहुंचे। इसके लैंड करते ही हाईवे की रणनीतिक क्षमता का अंदाजा हो गया। उसके बाद मिराज 2000, जैगवार और Su-30 MKI ने जब एक्सप्रेसवे को छुआ तो दूर देश में बैठे भारत के दुश्मनों को भी भारतीय वायुसेना की ताकत का अंदाजा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जनता और सेना दोनों को समर्पित किया। जनता इसका इस्तेमाल हाईवे की तरह करेगी, सेना के लिए एक फाइटर जेट और बाकी विमानों के लिए रनवे होगा। हिंदुस्तान अब हाईवे नहीं रनवे बनाता है। ऐसे रनवे हैं जिन पर गाड़ियां भी चलती हैं और फाइटर जेट भी उड़ान भरते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद यहां पहले गाड़ियों का काफिला नहीं गुजरा, एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट उतरे। पहले मिराज उतरा, फिर जगुआर ने जलवे दिखाए। उसके बाद सुखोई की रफ्तार देखकर भारत के पड़ोसियों की सांसें तेज चलने लगी। एक के बाद एक देश के वायुवीरों ने तेज रफ्तार लड़ाकू विमानों का जब टच डाउन करवाया तो दूर बैठे दुश्मनों के दिलो दिमाग थर्रा उठे। तेज रफ्तार विमान यहां गरजे, लेकिन कंपकपी सीमा पार के दुश्मनों को छूट गई होगी, क्योंकि भारत अब अपने हाईवे से भी हमला करने में सक्षम है। हमें तिरंगे झंडे की याद दिलाते हैं। ये सिर्फ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन ही नहीं था, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को चेतावनी थी, अगर जरूरत पड़ी तो देश के वायुवीर सड़कों से उड़ान भरेंगे। जांबाज पायलट विंग कमांडर चहल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट जयवीर सिंह दुश्मन देशों पर जहां चाहेंगे वहां बम गिराएंगे।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 5 किलोमीटर का एक विशेष हिस्सा है जिसमें 3.5 किलोमीटर का हिस्सा फाइटर जेट की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए तैयार किया गया है। इसी जगह से देश और दुनिया ने भारत की वायुसेना के सबसे ताकतवर विमानों की क्षमताएं देखी। यह कोई साधारण एयर शो नहीं था, भारतीय सड़कों की शक्ति का टेस्ट था जो अब चीन और पाकिस्तान को रेस्ट नहीं करने देगा, क्योंकि भारत अब सड़कों की जांच फाइटर जेट के पहिए और उसके वजन से भी करता है और इसीलिए सबसे पहले यहां उतरा था C-130J हरक्यूलिस विमान। इस विमान का वजन ही 37,270 किलोग्राम है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी हरक्यूलिस विमान से एयर स्ट्रिप पर उतरे। ऐसा करने वाले नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। जितनी जरूरी देश की समृद्धि है, उतनी ही आवश्यक देश की सुरक्षा भी है। देखने वाले हैं कि कैसे अब इमरजेंसी की स्थिति में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारी वायुसेना के लिए एक और ताकत बन गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, देश के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। इसीलिए पीएम मोदी ने इस हाईवे पर उतरने के लिए हरक्यूलिस विमान को चुना। टेस्टिंग भी हो गई और दुश्मनों को मोदी का संदेश भी चला गया। इन विमानों की गर्जना उन लोगों के लिए भी होगी जिन्होंने देश में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दशकों तक नजरअंदाज किया। पीएम मोदी के सामने वायुसेना के मिराज 2000 मल्टी रोल फाइटर ने एक्सप्रेसवे पर बनाई गई इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग की। यहां मिराज में फ्यूल भी भरा गया। इसके बाद कमांडोज को लेकर एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट प्लेन AN-32 हाईवे पर उतरा। इन कमांडोज ने ऑपरेशन को अंजाम देने का दृश्य भी देश और दुनिया के सामने रखा। यहां यह भी समझिए कि हाईवे स्ट्रिप क्या होती है। हाईवे स्ट्रिप या रोड रनवे को खासतौर पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए तैयार किया जाता है। इमरजेंसी में ये रनवे मिलिट्री एयरबेस में बदल दिए जाते हैं। युद्ध के हालात में एयरबेस के पूरी तरह से खत्म हो जाने पर यहां से ही विमान ऑपरेट होते हैं। पहली हाईवे स्ट्रिप को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था और विमानों की लैंडिंग के लिए इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। हाईवे स्ट्रिप आमतौर पर 2 से 3.5 किलोमीटर तक लंबी होती है। हाईवे स्ट्रिप मोटाई में ज्यादा होती हैं और इसका बेस एकदम सख्त और ठोस कंक्रीट से तैयार होता है। 105 मिनट के पूरे कार्यक्रम में 45 मिनट का एयर शो था, लेकिन असलियत में प्रदर्शन हो रहा था भारत की सड़क वाली सामरिक शक्ति का। इस एयर शो का फोकस रहा एक्सप्रेसवे वाला रनवे, जो जरूरत पड़ने पर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत काम आने वाला है। सुल्तानपुर से कुमार अभिषेक और अभिषेक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर मिराज 2000, जैगवार, Su-30 MKI, AN-32 मालवाहक विमान और C-130J हरक्यूलिस विमान उतरे। इनको एक्सप्रेसवे वाली एयर स्ट्रिप पर उतारने का मतलब है चीन को एक बड़ा संदेश देना। अब जरूरत पड़ने पर एक्सप्रेसवे वाले बैकअप रनवे की मदद से यूपी के आसपास चीन से जुड़े मोर्चों पर भारत जवाब दे सकता है। भारत के विमानों की शक्ति और चीन के मोर्चे से एक्सप्रेसवे की नजदीकियों को जोड़कर देखिए। एक्सप्रेसवे पर उतरे मिराज 2000 की रफ्तार 2716 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। यह फाइटर जेट 5900 किलो तक पेलोड ले जा सकता है, हथियार ले जा सकता है। मिराज 2000 की करगिल युद्ध में बड़ी भूमिका रही थी। इसके जरिए लेजर गाइडेड मिसाइल छोड़े जा सकते हैं और साथ ही मिराज 2000 का इस्तेमाल ही बालाकोट में भी किया गया था। मिराज के बाद AN-32 मालवाहक विमान ने लैंडिंग की थी। AN-32 ट्विन इंजन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसका इस्तेमाल नेटो देशों की सेनाएं भी करती हैं। ये एक बार में 42 पैराट्रूपर्स या 50 यात्री
या 6,700 किलोग्राम का भार उठा सकता है। इसकी रफ्तार 530 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह विमान 3,700 किलोग्राम वजन के साथ 2,500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। AN-32 के बाद जैगुआर फाइटर जेट ने टचडाउन किया था। जैगुआर भी एक डबल इंजन लड़ाकू विमान है। 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ान भर सकता है। यह विमान 4,500 किलोग्राम तक हथियार ले जाने में सक्षम है। भारतीय सेना इसे शमशेर कहती है। इसके जरिए एंटी शिप मिसाइल भी दागी जा सकती है। यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। जैगुआर के बाद सुखोई 30 MKI का नंबर था। यह एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। यह एक बार में 3,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। सुखोई के जरिए ब्रह्मोस मिसाइल को भी लॉन्च किया जा सकता है। सुखोई 12,000 किलोग्राम हथियार ले जाने में सक्षम है। हाईवे पर C-130J हर्क्यूलिस विमान भी उतरा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार थे। C-130J हर्क्यूलिस किसी भी तरह की हवाई पट्टी पर उतरने में सक्षम है। यह एक बार में 4,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, 19,000 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है और रफ्तार 670 किलोमीटर प्रति घंटा। इस वायु शक्ति को एक्सप्रेसवे वाले बैकअप से जोड़कर देखें तो भारत की रणनीतिक शक्ति बहुत बढ़ी हुई नजर आएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उन परिस्थितियों में काम आएगा जब दुश्मन की साजिशें दो तरफा होंगी। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में रणनीतिक रूप से एक ऐसी जगह पर वो बना हुआ है जहां से चीन की सीमा से जुड़े मोर्चे 600 से 700 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी चीन से युद्ध की स्थिति में इस हाईवे का इस्तेमाल फाइटर जेट्स को लैंड करने के लिए, सामरिक मदद और टेक ऑफ के लिए किया जा सकता है। देखा जाए तो पूर्वी और उत्तरी सीमा पर हमला होने की स्थिति में भारत अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सकेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुखोई, मिराज और सुपर हर्क्यूलिस उतरने का मतलब यह है कि युद्ध की स्थिति में यहां से भी मिशन ऑपरेट हो सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में इसका इस्तेमाल रनवे और एयरफोर्स बेस की तरह किया जा सकेगा। यहां पर फाइटर जेट की रिफ्यूलिंग और बैकअप सपोर्ट दिया जा सकेगा। पहला हमला होने की स्थिति में 2 से 3 घंटे में ही भारत यहां से सीमा पार जाकर एयर स्ट्राइक कर सकता है। यानी रिस्पॉन्स टाइम काफी कम हो जाएगा। चीन अपने हाईवे को रनवे की तरह पिछले काफी समय से इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए यह तैयारियां करना बहुत जरूरी था। मेन एयरफील्ड के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद में और कुछ घंटों के लिए वो अनटेनेबल हो जाए, उसके बावजूद भी ऑपरेशन जो है यहाँ से कहीं फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। दूसरा, अगर आपको अंदेशा हो कि दुश्मन प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है तो बड़ा लाजमी है कि हम अपने जो रिसोर्स और एसेट्स हैं उनको डिस्पर्स करें ताकि एक ही हमले में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो सके। अगर हम 1971 का युद्ध की तरफ ध्यान मोड़े तो पाकिस्तान ने हमारे 12 फ्रंटलाइन एयरफील्ड्स को अटैक किया था 3 दिसंबर को, श्रीनगर से लेकर भुज तक, और बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता था, लेकिन हमारी खुशकिस्मती थी कि नुकसान नहीं हुआ जिस माफिक उसका अंदेशा था। तीसरा, आज जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है जहां पे हवाई पट्टी बनाई गई है, अगर आगरा एयरफील्ड या हिंडन डिस्ट्रॉय हो जाता है, अनटेनेबल हो जाता है, तो उसके बदले में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है अगेंस्ट पाकिस्तान एज वेल अगेंस्ट चाइना। सारे जो फाइटर जहाज हैं, अगर किसी भी स्ट्रिप पर अगर Su-30 लैंड कर जाता है, इसका मतलब कोई भी जहाज वहां से टेक ऑफ या लैंड कर सकता है, क्योंकि फाइटर जहाज में Su-30 सबसे हैवी जहाज है आज की तारीख में। और आपने देखा ही C-130 में मोदी जी आके भी चले गए, तो C-130 तो खैर किसी भी स्ट्रिप या अनपेव्ड सरफेस में भी या बीच में भी लैंड कर सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि 340 किलोमीटर लंबा है, उसके ऊपर इस तरह का एयर स्ट्रिप बनने से देश की सामरिक शक्ति में जबरदस्त इजाफा होता है। अब यूपी के अंदर पहला एयर स्ट्रिप बना था आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के ऊपर, दूसरा यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर, अब तीसरा जो है अब अपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर बना है। तो ये इससे जो सामरिक शक्ति है इसमें जबरदस्त इजाफा होता है। और यदि अगर देखिए युद्ध को मद्देनजर रखें, चाहे फिर वो 2 फ्रंट वॉर हो या सिंगल फ्रंट वॉर हो, रिस्पॉन्स टाइम में जबरदस्त कमी आ जाती है। और यही नहीं, 2 एयरफोर्स के बेसिस हैं, चाहे वो आगरा हो या फिर हिंडन हो, उनको अब 3 एयर स्ट्रिप्स नजदीक नजदीक मिल जाते हैं। और वही नहीं, नॉर्मल अपने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लड्स और साइक्लोन्स के वक्त, और ये जब माओइस्ट इलाके से गुजरते हैं, ये एक्सप्रेसवे अगर किसी को जरूरत पड़ जाती है किसी वक्त तो इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये मुख्य रनवे के तौर पर नहीं रहेगा, लेकिन वैकल्पिक रनवे रहेगा और उसी के जरिए शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ताकि दुश्मन अगर आकर अटैक करने की कोशिश करे तो आपके सारे जो ताकत है, सारे रिसोर्सेज, सारे प्लेन्स एक जगह पर उसे न मिले। और दूसरा ये कि अगर किसी तरीके से कोई नष्ट करने में कामयाब होता भी है तो इस हाईवे का इस्तेमाल हो सकता है। इसी साल 9 सितंबर को जालौर के हाईवे पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग हुई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अगर चीन के खिलाफ ऑपरेशंस में काम आ सकता है तो जालौर की हाईवे वाली हवाई पट्टी रणनीतिक रूप से पाकिस्तान को जवाब देने के भी काम आ सकती है। पाकिस्तान की सरहद से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर होने की वजह से हाईवे वाली ये हवाई पट्टी संवेदनशील वेस्टर्न सेक्टर में भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाती है। युद्ध जैसी परिस्थितियों में यह हवाई पट्टी आपात इस्तेमाल और प्रभावी रनवे बैकअप का काम कर सकती है। यहां से वायुसेना के विमानों को तत्काल उपयोग में लाया जा सकता है और अचूक निशाने लगाने में और विशेष उड़ान की जरूरत में यह मददगार साबित हो सकती है। जालौर में बनी यह 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी एनएचआई ने वायुसेना के साथ मिलकर 45 करोड़ रुपए की लागत से बनाई। 2017 में भी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के मिराज 2000 और जैगवार साथ ही Su-30 MKI ने इमरजेंसी लैंडिंग का रिहर्सल किया था और 2015 में देश के इतिहास में पहली बार किसी एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान की लैंडिंग हुई थी। वो विमान था मिराज 2000। इसी के बाद हाईवे में रनवे वाली सुविधा जोड़ने के राष्ट्रीय प्लान ने जोर पकड़ा। वैसे तो देश भर में हाईवेज और एक्सप्रेसवेज हैं, लेकिन हर हाईवे पर विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कराई जा सकती। इसके लिए हाईवे में कुछ खासियतें होनी चाहिए। सबसे जरूरी बात यह कि हवाई पट्टी वाले हिस्से में हाईवे की सड़क एकदम सीधी और समतल हो, ये ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए। साथ ही सड़क पर किसी तरह की ढलान नहीं होनी चाहिए। हाईवे पर विमान उतारने के लिए जरूरी है कि रनवे सेगमेंट पर बिजली के खंभे ना हो, आसपास मोबाइल फोन टावर ना हो। विमान जिस हाईवे पर उतारे जा सकते हैं उनमें पोर्टेबल ग्राउंड लाइटिंग सिस्टम होने चाहिए ताकि लैंडिंग में दिक्कत ना हो। यह भी जरूरी है कि सड़क फाइटर जेट का बोझ सहने में सक्षम हो। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी बनाना अब सैन्य रणनीति का हिस्सा बन चुका है। हाईवेज पर हवाई पट्टी बनाते समय साथ में कुछ खास निर्माण भी होते हैं। स्टैंडर्ड डिजाइन के तहत ऐसे हाईवेज पर 4 एयरक्राफ्ट्स के लिए पार्किंग की जगह बनाई जाती है। वहां एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर भी बनता है। साथ ही हवाई पट्टी के दोनों सिरों पर गेट बनते हैं ताकि बाकी ट्रैफिक को हाईवे पर आने से रोका जा सके। भारत इकलौता देश नहीं है जहां हाईवेज पर हवाई पट्टी बनाई गई है। जर्मनी, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, ताइवान, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और पोलैंड में हाईवे पर हवाई पट्टियां हैं। यहां तक कि पाकिस्तान ने भी हाईवे पर विमान उतारने का इंतजाम किया, जो उसने 2010 में जिसका प्रशिक्षण पहली बार कर लिया था। सरकार के अनुसार देश भर के हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर कम से कम 25 ऐसी एयर स्ट्रिप बनाने की योजना है। आपको लोकेशन के साथ इस प्लान के बारे में बताते हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर बनिहाल हाईवे पर अवंतीपुरा के पास हवाई पट्टी बनाई जाएगी। पंजाब में संगरूर जिले में नेशनल हाईवे 71 पर हवाई पट्टी बनाई जाएगी। हरियाणा में सिरसा और हिसार के पास 2 हवाई पट्टियां। उत्तर प्रदेश में हाईवे पर 3 हवाई पट्टियों का प्लान है। आंध्र प्रदेश में हाईवे पर 3 हवाई पट्टियां बनाने का प्लान है। नेल्लोर में काम चल रहा है। विजयवाड़ा, अंगोर और राजामुंदरी विजयवाड़ा रोड पर काम होना है। पश्चिम बंगाल में 2 हवाई पट्टियों का काम पूरा हो गया है। बालासोर, खड़गपुर में काम जारी है। राजस्थान में हाईवे पर 3 हवाई पट्टियां बनाने का प्लान है। गुजरात में हाईवे पर 4 हवाई पट्टियां बनाने की योजना है। तमिलनाडु में हाईवे पर 2 हवाई पट्टियां बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार में किशनगंज में इस्लामपुर के पास हाईवे पर 1 हवाई पट्टी बनाने का प्लान है। इसके अलावा असम में 3 हवाई पट्टियां, उड़ीसा में हाईवे पर 1 हवाई पट्टी बनाने का प्लान है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शानदार बना है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन राजनीति के खिलाड़ियों को इस एक्सप्रेसवे में मौका वाली फील्डिंग आ रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसने पास किया, किसने शिलान्यास किया, किसके कार्यकाल में पूरा हुआ, किसने उद्घाटन किया, इस समय इन्हीं बातों पर राजनीति हो रही है। यूपी चुनाव में पूर्वांचल की सीटें एक तरह से सत्ता की चाबी हैं, इसीलिए हर पार्टी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का श्रेय अपने नेताओं को देना चाहती है। हम आपको अब इस पर हो रही राजनीति और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खासियत दोनों के बारे में बताते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए बीजेपी यूपी की सत्ता में पूरी रफ्तार से पहुंचना चाहती है। एक्सप्रेसवे के जरिए बीजेपी चाहती है कि उनका संदेश इन विमानों की गरज की तरह वोटर्स के कानों में पड़े और वहीं रह जाए।
एक भव्य कार्यक्रम के जरिए इस 341 किलोमीटर लंबे विशाल और शानदार एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। प्रदेश ही नहीं, देश भर के लोगों की निगाहें इस हाईवे की क्षमताओं पर पड़ी। पूर्वांचल के मतदाताओं को अपने पाले में करने की कोशिश हर कोई कर रहा है, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बीजेपी को अच्छे माइलेज की उम्मीद है। इसी वजह से पीएम ने विरोधियों के कान घुमाकर नहीं, सीधे पकड़े। यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी। अब राहजनी करने वाले जेल में हैं और राहजनी नहीं, गांव-गांव नई राह बन रही है, नई सड़कें बन रही है। पीएम मोदी यूपी की नब्ज जानते हैं, इसीलिए हिंदी भोजपुरी मिक्स जबान में वो बोले तो लोग खुश हो गए। उस धरती के लोगन के हम पांव लागित हैं। पीएम मोदी ने इस एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल के विकास की सबसे बड़ी सौगात बताया और पिछली सरकारों को विकास का बाधक। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह की राजनीति हुई, जिस तरह से लंबे समय तक सरकारें चली, उन्होंने यूपी के संपूर्ण विकास, यूपी का सर्वांगीण विकास, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। यूपी का एक क्षेत्र तो माफियावाद और यहां के नागरिकों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था। मुझे खुशी है कि आज यही क्षेत्र विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। मैं यूपी के ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम और यूपी के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे पड़ने वाली सीटों पर बीजेपी अपना एक छत्र राज्य चाहती है, इसीलिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते विकास की बयार बहेगी, ये बात हर वोटर के कान में डालना चाहती है। दरअसल पूर्वांचल वाली राजनीति हर पार्टी के लिए इसलिए अहम है क्योंकि 403 विधानसभा सीटों में से 33% सीटें पूर्वांचल से आती हैं, जिसमें 28 जिले की 164 सीटें शामिल हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी को 164 में से 115 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं समाजवादी पार्टी 17 सीटों पर ही सिमट गई थी, जबकि बीएसपी के खाते में 14 सीटें आई थी। यानी अपनी सीटों को दोबारा बनाए रखने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरह से बाकी पार्टियों के लिए यहाँ की सीटें काफी अहमियत रखती हैं, इसीलिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसकी देन है, इसकी राजनीति भी चालू है। अखिलेश यादव का आरोप है कि योगी सरकार ने समाजवादी एक्सप्रेसवे का नाम बदला और आनन फानन में इसका लोकार्पण किया। आधा अधूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है और जो काम समाजवादी पार्टी 4.5 साल पहले कर चुकी, उसी काम को आज सरकार कर रही है। इनके पास कोई नया काम भी नहीं है दिखाने को जनता के लिए। तो अखिलेश जी जो है वो अब छोटे बच्चे नहीं रह गए हैं, मुख्यमंत्री पूर्व में रहे हैं। अब उनको एक तो जो कहते हैं ना कहावत, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो नहीं करना चाहिए। और दूसरे अब छोटे बच्चे नहीं हैं कि वो बात बात पे रोने लगें। आप भी काम करते तो आज आपका ये हाल नहीं हो। एक्सप्रेसवे कागजों पर पास किसने किया, पहली ईंट किसने रखी, उद्घाटन किसने किया और श्रेय किसको मिलेगा, इसकी राजनीति चुनाव तक चलती रही। इस सब के बीच हम आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आंकड़ों का नंबर गेम बताते हैं। इस पूरे एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर है, जिसमें 3.5 किलोमीटर एक हवाई पट्टी है।
ये 6 लेन वाला एक हाईवे है जिसको 22,500 करोड़ रुपयों से तैयार किया गया है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 9 जिलों से होकर गुजरता है। इन 9 जिलों में लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर आएंगे। इस एक्सप्रेसवे को रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। जुलाई 2018 को इसका शिलान्यास किया गया था। उसके बाद नवंबर 2021 में ये तैयार हो गया, यानी 36 महीनों में 341 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे तैयार कर दिया गया। इस एक्सप्रेसवे के बनने से पूर्वी यूपी का विकास देश के विकास के साथ कंधे से कंधा मिला सकेगा। जो यात्राएं अभी तक 10 घंटे में पूरी होती थीं, इसकी मदद से वो 3 से 4 घंटे में पूरी हो जाएंगी। पूर्वांचल को दिल्ली से जोड़ने में ये एक्सप्रेसवे अहम भूमिका निभाएगा। इस एक्सप्रेसवे को भविष्य में 8 लेन का करने की भी योजना है। कुमार अभिषेक और अभिषेक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। एक पुरानी कहावत है कि मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से आती है। इसका सबसे ताजा उदाहरण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, जिनकी कुर्सी सियासी हमलों से पूरी तरह कमजोर हो चुकी है। माना जा रहा है कभी भी गिर सकती है। हालत यह है कि पाकिस्तान की संसद से लेकर सड़कों तक सत्ता विरोधी हवाएं बहुत तेजी से चल रही हैं। इसमें इमरान खान की सत्ता कभी भी उड़ सकती है। सबसे पहले आप इमरान खान पर आए सियासी संकट की कुछ खास वजहों को समझिए। वजह नंबर 1, आईएसआई चीफ के मामले में पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल बाजवा से सीधी टक्कर। कारण नंबर 2, इमरान की सहयोगी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद PMLQ जिसे कहते हैं, उसने इमरान खान से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। तीसरा कारण, पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक यानी TLP का सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन, क्योंकि TLP चीफ साद रिजवी पाकिस्तान पुलिस की गिरफ्त में है। चौथा कारण, पाकिस्तान में बेलगाम महंगाई। पिछले महीने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए, डीजल में 12 रुपए बढ़ाने से पाकिस्तान की जनता बहुत नाराज है। पांचवा कारण, चीन से दोस्ती के चलते अमेरिका की नाराजगी। पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF पर बहुत ज्यादा प्रभाव है, जिसकी वजह से IMF ने पाकिस्तान को $6 बिलियन का कर्ज देने से इनकार कर दिया। यह इमरान की मुसीबत का छठा कारण साबित हुआ। सातवां कारण, इमरान खान की मुसीबत और बढ़ाने वाला है। पाकिस्तान मीडिया के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पाकिस्तान लौट सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि इमरान सरकार को गिराने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा ने नवाज शरीफ से बात की है, जिससे उनके पाकिस्तान आने का रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन इमरान खान की सत्ता हिलाने का सबसे बड़ा कारण बना है पाकिस्तान के ISI चीफ की नियुक्ति, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल बाजवा चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ISI चीफ बने, लेकिन इमरान खान फैज हमीद को ही इस पद पर देखना चाहते हैं। कुल मिलाकर ISI चीफ के मामले पर जनरल बाजवा और इमरान के बीच नाक की लड़ाई है, और इसीलिए माना जा रहा है कि अब बाजवा इमरान खान को पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री बनाने की कसम खा चुका है। जनरल बाजवा से तकरार, क्या गिर जाएगी इमरान की सरकार? जिस तरह इमरान खान साहब के दोस्त उनसे अलग हो गए, उसी तरह अब इत्तेहादी भी अलग हो जाएंगे। ये उसकी एक रीजन है। क्या इमरान खान की कुर्सी अब चंद दिनों की मेहमान है? इमरान खान साहब के खिलाफ सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें हरकत में आ चुकी हैं। ये इत्तेहादियों का शोर शराबा एक्चुअली उसी के तनाजुर है। इमरान खान की सरकार का क्या होगा? वही होगा जो मंजूर जनरल बाजवा होगा। मिर्जा गालिब का शेर है कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। वो आपकी मुश्किलें आसान होती जाती हैं, फिर आपको आज मुश्किल लगती है, वो महीने के बाद वो आपको मुश्किल नहीं लगेगी। महंगाई की मार से लेकर बाजवा की सियासी चाल तक और आतंकियों से दोस्ती से लेकर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की फटकार तक इमरान की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि इमरान सरकार में शामिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद यानी PMLQ समर्थन वापस लेने वाली है। इस आशंका से इमरान सरकार के पैरों से जमीन खिसकने लगी है। PTI के जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पे फोन कर रहे हैं, टाइम मांग रहे हैं कि हमने मिलना है आपसे। मैं आपके जो बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं इस वक्त, तो पार्टी के अंदर 3-4 जो लोग बड़े हैं वो प्राइम मिनिस्टर की सीट के लिए जदोजहद कर रहे हैं। तो ये मामला बड़ी तेजी से अब आगे जा रहे हैं। नवंबर-दिसंबर एक बड़ा क्रूशियल महीना है और इस पे काफी हद तक बैकग्राउंड चीजें जो है, चले मेरे साथ ही रहिएगा।
इमरान खान की कुर्सी पर संकट तो पिछले कई महीनों से चल रहा था, लेकिन सत्ता के ताबूत में आखिरी कील पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने गाड़ दी, क्योंकि इमरान खान ने खुफिया एजेंसी ISI के चीफ की नियुक्ति के मामले में जनरल बाजवा से सीधी टक्कर ले ली, जो अब भारी पड़ने वाली है। इमरान खान चाहते थे कि इलेक्शन तक वर्तमान ISI चीफ जनरल हमीद अपने पद पर बने रहें, ताकि इमरान खान कश्मीर के मुद्दे पर तालिबान का इस्तेमाल कर सके। इसका एक फैक्टर ये भी है कि इमरान के इशारे पर जनरल हमीद ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनाने में मदद की थी। दूसरी तरफ जनरल बाजवा का तर्क है कि जनरल हमीद के सिराजुद्दीन हक्कानी से गहरे संबंध हैं, जो पाकिस्तान के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इसलिए पाकिस्तानी सेना ने 6 अक्टूबर को बयान जारी करके नदीम अंजुम को ISI का नया चीफ बनने की घोषणा कर दी थी, जो 20 नवंबर को अपना पद संभालने वाले हैं। टर्किश गवर्नमेंट देख लें, मलेशियन गवर्नमेंट देख लें, अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख लें, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। तो ये कहाँ से कह रहे हैं जी हम पूरी दुनिया में, मेरे आपस की बात है, मुझे इस मौजूद पे तो बात ही नहीं करनी थी, क्योंकि मेरा फेसबुक पेज पिछले एक हफ्ते से बंद है तालिबान के हवाले से कोई बात करने पे। ये कहाँ से आपने सुना है? ये किसने आपको, कोई व्हाट्सएप आया होगा कि तालिबान आपके साथ मिलकर के कश्मीर आजाद कराएंगे? वाकई ऐसा कोई ख्वाब देखती हैं आप? किसने दिखाया है? इंशाल्लाह। ये कैसे, किसने आपको बताया? आपको पता है आपने क्या कहा है? नहीं सुनते मैडम, आपको पता ही नहीं है? जाके देखते नहीं है आप? देखते नहीं है कि पाकिस्तान की हर जगह कितनी इज्जत हो रही है, इमरान खान की कितनी इज्जत हो रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तालिबान आपको कश्मीर जीत करके देंगे, ये किसने आपको बताया? इमरान खान और जनरल बाजवा के बीच तकरार की एक और वजह बनी ये तस्वीर, जिसमें पाकिस्तान के ISI चीफ जनरल हमीद अफगानिस्तान जाकर तालिबान की चाय पी रहे थे। इस तस्वीर से पाकिस्तान आर्मी की तालिबान से दोस्ती जगजाहिर हो गई। इसलिए भी जनरल बाजवा जनरल हमीद को हटाकर पाकिस्तान आर्मी पर लगे दाग धब्बे धोना चाहते हैं। इस बीच ऐसा लगता है कि इमरान का पुराना सिरदर्द भी पाकिस्तान में लैंड करने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि नवाज शरीफ कभी भी पाकिस्तान लौट सकते हैं, क्योंकि उनकी जनरल बाजवा से दोस्ती हो गई है। इस तरह के शिकवे पैदा हो जाए तो इसका मतलब, और साथ फिर दोस्त भी नाराज हो चुके हों, रंजिशें बढ़ चुकी हों, सिस्टम के अंदर चीजें आपके खिलाफ कलें और लिवर्स हिलना शुरू कर दें, तो इसका मतलब है कि आप जा रहे हैं। फिर दोस्तों में जब शक्कर-रंजियां पैदा हुई, शक्कर-रंजियों से फिर रंजिशें पैदा हो गई। अब वो रंजिशें तकरीबन बढ़ के एक दूसरे को बर्दाश्त ना करने की और सबक सिखाने तक पहुंची हुई हैं। एक तरफ इमरान खान और आर्मी चीफ सत्ता के लिए आपस में लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि इमरान खान की सरकार के गठबंधन में शामिल पार्टियां MQM और PMLQ नए सिरे से चुनाव करवाने की मांग कर रही हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की 2 बड़ी विपक्षी पार्टियां हाथ मिला चुकी हैं। आज इमरान खान को ये तस्वीर बहुत परेशान करने वाली है। शिकवे दूर, बिलावल और मौलाना ने जप्फी डाल ली। PDM से अलहदगी के बाद बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से पहली मुलाकात। हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट में मुश्तरका लाहेमल अपनाने पर इत्तफाक। बिलावल बोले, ऑपोजिशन ने EVM पर हुकूमती साजिश नाकाम बना दी। सारे सियासी जमातों ने अपने पूरा कुव्वत दिखा के हुकूमत को नाकाम बनवाया। इस जाली हुकूमत को जो धांधली के जरिए से आई है, उसको इंतखाबात में, इलेक्शन में इस्लाहात करने का कोई हक नहीं पहुंचता। कुल मिलाकर पाकिस्तान की सियासत में ऐसा भूकंप आया है जिसमें इमरान खान की कुर्सी बचना मुश्किल दिखाई दे रही है। जो इमरान खान अपनी आवाम से घबराना नहीं है का संदेश दिया करते थे, वो आजकल बहुत घबराए हुए हैं। अब देखना ये है कि सत्ता पर आए संकट के बीच अंजाम इमरान खान क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। पाकिस्तान में अंदर ही अंदर भले ही कुछ चल रहा हो, लेकिन वहां के आतंकवादी कश्मीर पर लगातार फोकस बनाकर रखते हैं। भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से बचने के लिए आतंकी अब श्रीनगर के सामान्य रिहायशी इलाकों में घरों के अंदर हाईटेक अड्डे बनाने लगे हैं। इन अड्डों में बाकायदा आतंक के कॉल सेंटर चल रहे हैं। कश्मीर में बैठकर अमेरिका के IP एड्रेस से VOIP कॉल किए जा रहे हैं और कश्मीर को अशांत करने के प्लान पर काम हो रहा है। श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में मिले हाईटेक आतंकी अड्डे पर ही कल सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में एक पाकिस्तानी समेत 2 आतंकी मारे गए। इसके अलावा घर के मालिक और उसके किराएदार की भी क्रॉस फायर में मौत हो गई। पुलिस इन दोनों को आतंकियों का मददगार बता रही है। हालांकि कश्मीरी पार्टियां जो हैं वो ये कहकर हमला कर रही हैं कि सुरक्षा बलों ने 2 नागरिकों की हत्या की है।
पाकिस्तानी आतंकी बिलाल भाई, बनिहाल का स्थानीय आतंकी आमिर, आतंकियों का मददगार मुदस्सिर गुल और पुलिस के मुताबिक ओवरग्राउंड वर्कर अल्ताफ अहमद डार पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान मारे गए। श्रीनगर में हैदरपुरा के जिस घर में एनकाउंटर हुआ वहां आतंक का बड़ा अड्डा मिला। बहुत ज्यादा बर्तन, सारे पुराने बर्तन, जैसे कि किसी को कहीं से जरूरत पड़े। देखो ये स्टोव पैक्ड है, तो छोटा गैस स्टोव है, गैस चूल्हा है, इधर गैस चूल्हा है। ये कपड़े लटके हुए हैं इनसाइड द बिल्डिंग हाइड आउट रिकवर्ड सर। तो अल्ताफ अहमद डार जो है, जो रेंट पर घर ऊपर वाले 3 फ्लोर का 3 कमरा दिया था मुदस्सिर गुल को। मुदस्सिर गुल बेसिकली बिजनेसमैन है, कॉन्ट्रैक्टर है बाय प्रोफेशन, और ये एक फेक अनऑथराइज कॉल सेंटर चला रहा था। 6 केबिन है, उससे बहुत सारे सामान मिला है और उसमें मिलिटेंट्स का एक कमरा में हाइडआउट था। हैदरपुरा एनकाउंटर के बाद आतंक के जिस अड्डे तक सुरक्षा बल पहुंचे, वहां की गहन छानबीन के बाद ये सामने आया कि वहां पर हाईटेक कॉल सेंटर जैसी व्यवस्था थी। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी VoIP कॉल के इंतजाम थे, यानी सुरक्षा बलों के रडार से बचने और कॉल इंटरसेप्ट होने से बच जाने के साजो सामान मौजूद थे। एक कॉल सेंटर है जिसमें 6 केबिन है, उसमें 6 कंप्यूटर्स था, 6 CPU थे, VoIP इनेबल था और USA का उसमें बहुत सारे मैप था और हाइडआउट में बहुत सारे सामान था। ये पूरा हेड हाइडआउट है। ये देखिए बर्फ के जूते, गमबूट, खाने का सारा सामान, वो भी ब्रीफकेस में खाने का सारा सामान। इलेक्ट्रिसिटी से कुछ तो करते थे यहाँ पे पूरा वर्कशॉप जैसा है। इस हाइडआउट के खुलासे के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने DIG के नेतृत्व में SIT का गठन किया है। SIT पता लगाएगी कि हाईटेक हाइडआउट में कैसे आतंकी काम करते थे। SIT पता लगाएगी कि क्या कंप्यूटर सेंटर को आतंकियों ने आतंकी संदेशों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल किया। कॉल सेंटर का पूरा सच जानने का इंतजार पुलिस को है और पुलिस और सेना इस बात को दावे से कह रही है कि हाइडआउट जिस अल्ताफ अहमद डार के घर में मिला वो ओवरग्राउंड वर्कर ही था। सुरक्षा बलों के मुताबिक अल्ताफ अहमद डार के घर पर किराए पर कमरा लेकर बिजनेस चलाने के नाम पर मुदस्सिर गुल सक्रिय तौर पर आतंकियों की मदद करता था। घर वाले का क्योंकि उसके घर में हाइडआउट था, मिलिटेंट रहता था, इसलिए उसको हम लोग हार्बरिंग में उसको इंक्लूड करेंगे, उसको हम लोग OW में काउंट करेंगे, लेकिन उसका क्रॉस फायरिंग में डेथ हुआ है। इस बीच में आपका भी ड्यूटी बनता है कि चेक करते हैं कि आपके घर में कौन रहता है। ऐसा नहीं कि हम किसी को रेंट पे दे दिए तो हम कुछ नहीं छोड़ देंगे उसको। तो पुलिस को कोई तला नहीं था किसको रेंट दिया, किसको रहता है। एक आदमी अपने आप को डॉक्टर बना करके किस तरह की डिग्री के साथ में एक फेक कॉल सेंटर चलाता है अपने उस इलाके के अंदर। उसके पास हैदरपुरा जैसी जगह के अंदर एक अच्छा बढ़िया ऑफिस है, वो एक काम आदमी नहीं बना सकता, मगर वो वही आदमी बना सकता है जो किसी गलत पेशे के अंदर लग करके बाहर से पैसा कमाए, अंदर से गलत किस्म से पैसा कमाए, कुछ लोगों को टेररिस्ट बनाए, यूथ को गलत रास्ते पे लेके जाए ताकि उसका घर परिवार अच्छा जाता है। वो डॉक्टर बन जाए, उसके परिवार बाहर पढ़ाई करें, मगर कोई ना कोई यूथ हथियार पकड़ के मारा जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो फैक्ट्री चलाते हैं व्हाइट कॉलर टेररिस्ट, सफेद पोश दहशतगर्द, हमें आवाम को उनसे आगाह करना है। श्रीनगर के बेहद अहम इलाके में आतंक की इतनी बड़ी साजिश से सुरक्षा बल हैरान है। इस हाइडआउट को जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी खुफिया और सुरक्षा चूक भी माना है। हालांकि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी कश्मीरी पार्टियों के नेताओं ने अल्ताफ और मुदस्सिर के मारे जाने को नागरिकों की हत्या कहकर राजनीति सुलगा दी है। दिल्ली से कमलजीत और श्रीनगर से अशरफ आनी के साथ आज तक ब्यूरो। श्रीनगर के ऐसे रिहाइश वाले इलाके में एक घर में आतंकियों का इतना बड़ा अड्डा बता रहा है कि आतंक की नई विष बेल पनप रही। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद सुरक्षा बलों ने घाटी में सक्रिय लश्कर और जैश के आतंकियों पर शिकंजा कसने में कामयाबी तो हासिल की, लेकिन आतंकियों का यह हाइडआउट बता रहा है कि आतंक से लड़ाई अभी लंबी है। मारे गए आतंकियों के मददगारों को लेकर कश्मीरी पार्टियों की राजनीति से सुरक्षा बलों की मुश्किलें और बढ़ती हैं।